कहाँ से शुरू करूं, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मैं इस कार्यक्रम में जितने लोग मेरे साथ हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सबकी प्यारी लता दी, उनको हम लता दीदी ही कहते हैं, बाकी तो सब उपमाएं हैं। और जो उनको पुरस्कार मिले हैं, जो उनको उपाधियां मिली हैं, वो एक तरफ, लेकिन उनका हम सबके दिलों पे इतने दशकों से राज करना अपनी जगह। मैं समझती हूँ कि वो जो उन लोगों के दिलों में जो बसी हुई है, लोगों के जीवन यात्रा का जो वो अंग रही हैं। हम नॉस्टैल्जिक होते हैं तो हम बचपन की बात करते हैं, तो युवा होने की बात करते हैं, तो और युवा होने के बाद भी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए जब हमें शब्द कम पड़ जाते हैं या कोई साधन माध्यम नहीं सूझता, तो उनके गीतों ने हमेशा हमें बचाया है, हमारा साथ दिया है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज सुबह जब ये मनहूस खबर आई कि लता दी हम सबको छोड़कर चली गई हैं, तो समझ में ये नहीं आया कि हम कहाँ से शुरुआत करें। लता दी मैं समझती हूँ हम गिनती भी भूल जाएं तो भी मुश्किल होगा कहना कि उन्होंने, अनिल विश्वास दा की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 12 नमन करते हुए उनका जिक्र किया है कि उनके करियर में, उनकी संगीत यात्रा में अनिल विश्वास जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। विशेष रूप से गायकी में जो कुछ चीजें सीखने की होती हैं, फिर वो सांसों का उतार चढ़ाव हो, माइक से डिस्टेंस रखना हो, कुछ चीजें रही। मैं आपसे निवेदन करूंगी सबसे पहले, आज के दिन जब हम लता दी को याद कर रहे हैं तो आप कैसे उनको याद करेंगी? हाँ, एक्चुअली लता जी के बारे में कुछ भी कहना थोड़े मिनटों में असंभव है, बिकॉज शी वाज लाइक अ थीसिस, अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बाय हरसेल्फ। तो कुछ क्षणों में उनको ऐसे इनकैप्सुलेट करना तो बहुत कठिन है, लेकिन आई थिंक शुरू की बात शुरू करें। जब से उनकी मुलाकात हुई तो जब लता जी तो इंडस्ट्री में जब आई थी, ऐसे वक्त पे वो दौर चल रहा था भारी भरकम आवाजों का, जैसे ना वो मुल्तानी मिट्टी वाली आवाजें, नूरजहां है, शमशाद बेगम, अमीर भाई कर्नाटक की। और इस बात से आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किस तरह उनको जो शुरू में सहारा दिया और इनकरेज किया वो थे गुलाम हैदर, मास्टर गुलाम हैदर, जो उनको लेने की जगह जा रहे थे। और ये बात तो मशहूर भी है कि एस मुखर्जी साहब के लिए उन्होंने जो गाना रिकॉर्ड किया था गुलाम हैदर ने लता जी और मदन मोहन के साथ एक डुएट, वो रिजेक्ट हुआ था। इस मुखर्जी यानी कहा था कि ये इतनी पतली आवाज है, ये किस तरह चलेगी। सो वन डिड नॉट एक्सपेक्ट एक रिजेक्टेड आवाज इतनी बड़ी लेजेंड बन जाएगी। मगर ये है कि गुलाम हैदर फिर उनको मेरे पिता के पास लेकर आए थे, अनिल दा के पास। और अनिल बाबा हमेशा कहते थे कि जब मैंने लता मंगेशकर को पहली बार सुना तो मुझे यूं महसूस हुआ कि वाकई के कंठ में माँ सरस्वती बसी हुई है, यानी बहुत बड़ा देन है उनका। और मैंने भी उनको ले जाके जगह जगह इंट्रोड्यूस करना चाहा, बहुत कठिन काम था इससे पहले। और पर वो हमेशा कहते थे मुझे कि जब जिस दिन से लता मंगेशकर इस फिल्म इंडस्ट्री में आई तो हम सब संगीतकारों के जंजीरें खुल गई। दीज आर लिटरली हिज वर्ड्स, कि हमारी जंजीरें खुल गई कि अब हम पूरी तरह आजाद हो गए थे कि हम जो चाहे वो कंपोज कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी को पूरा, यानी पूरी आजादी है कुछ भी बनाने के लिए। इस बात का विश्वास लिए कि लता मंगेशकर इनको पूरी तरह निभाएंगी। शी इज ओनली पर्सन जो पूरी तरह जस्टिस देगी हमारी कॉम्पोजिशंस को। और आपको भी पता है अनिता ने शुरू शुरू में कितने मुश्किल गीत उनसे गवाए हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर उनको ले लेके घूमते रहे। तो ये किस्सा भी काफी मशहूर हुआ है कि एक बार लोकल ट्रेन में उस वक्त सफर करते थे लोग, स्टूडियोज तो बाहर शहर के थे, मलाड, गोरेगांव एक्सेट्रा। तो एक बार जब सफर कर रहे थे तो दिलीप कुमार साहब से उनकी भेंट उस ट्रेन में हो गई, लोकल ट्रेन में। और जब अनिल ने बताया कि अभी मैं इस लड़की को थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ, तो यूसुफ साहब ने यही कहा था ना कि मगर इसकी तो भाषा में वो क्या दाल भात की बू आती है। तो आपको पता है कि लता जी ने किस तरह परिश्रम करके 1.5 साल पूरे अपनी तलफ्फुज पे कितना काम किया। आई मीन ये ह्यूमिलिटी उनकी थी कि शी ऑलवेज वाज रेडी टू लर्न समथिंग। ये नहीं सोचा कि उन्होंने मेरा अपमान किया ऐसे बोलते हुए, लेकिन वो उसके ऊपर, अपने तलफ्फुज के ऊपर काम करती रही। 1.5 साल उर्दू सीखा उन्होंने। और आज आप सब जानते हैं कि उनका तलफ्फुज कितना फॉल्टलेस है, पूरी तरह से सही प्रोनाउंसिएशन उनका है। और फिर बाबा ने, आई थिंक ये बहुत बड़ा उनका ये था कि उस उनका प्रोफेशनल रिश्ते का जो शुरुआत हुई है वो हमारे घर से हुई है एक तरह से, कि वो रोज सुबह चलकर आती थी तारदेव से हिंदू कॉलोनी हमारे घर पे, आशा प्रदीप पे, क्योंकि उनके पास ट्रैम या बस के पैसे नहीं होते थे या ट्रेन के पैसे नहीं होते थे। और बाबा ये जानते हुए कि उनको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है,
मसालेदार खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, इसलिए रोज खा नहीं सकती है। तो उनको सुबह सुबह बुला के फिर कोई गाना सिखाते थे, कोई भी गीत सिखाया, और फिर कहते तुम प्रैक्टिस करो। और वो जाके किचन में लता जी के लिए खास यानी कि डिशेस बनाया करते थे, बंगाली फिश वगैरह, मटन और ये सब, जो इंटरनेट पे हमने डाली थी एक बार अबाउट बाबा किचन में खाना बना रहे हैं और लता जी साथ में बैठी हुई हैं, और स्मृति विश्वास अलग से कोई एक डेगची चला रही है। और मैंने जब कुछ साल पहले लता जी से मेरी मुलाकात हुई थी 6-7 साल पहले, तो मैंने उनको इस बात का सुनाया, यानी याद दिलाई थी ये बात के आपको याद है तो चीजें। हाँ बिल्कुल याद है, वो इंटरनेट पे है, और इतनी मीठी तरह वो हंसी है इस बात को लेकर, वो याद करके वो बहुत हंस रही थी, कहते हाँ। और ये सब यानी जो शाम को उठते थे, फिर वो कहते थे अब दोपहर को प्रैक्टिस करो, मैं शाम को उठ के फिर सुनूंगा तुमसे गाना, और फिर वो उनको करेक्ट करते थे। जैसे आपने सही कहा कि ब्रेथ कंट्रोल, गाने में फेड इन फेड आउट कैसे कहा लेना है, किस तरह शब्दों का सही बैलेंस रखना है, क्योंकि कई किसी जगह आपने शब्द को रॉन्ग एम्फेसिस दिया या पॉज गलत किया तो उस वाक्य का यानी मतलब ही बदल जाता है, पूरा अर्थ ही उल्टा हो जाता है। कंगना जी हमारे साथ है। कंगना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का दिन सच में मेरी बात हुई जब वीरा मैम से, तो शुक्ला सर मैं आपको ही बताना चाहूंगी कि मैम बात नहीं कर पा रही थी, रोते चले जा रही थी वीरा मैम। तो मेरे मन में एक बात आई कि हम देखिए, एक सिर्फ एक सुधी जन के नाते, एक रसिक के नाते, एक संगीत प्रेमी के नाते हम लताई से जुड़े रहे, लेकिन भावनाएं इतनी गहरी हैं कि वीरा मैम बात भी नहीं कर पाई थी, और गला हुआ रूंधा हुआ नहीं था, वो बाकायदा लिटरली रो रही थी। तो मुझे लगा कि ये क्या कहा जाए। कंगना मैम, आपका आशीर्वाद तो मुझे अक्सर मिलता रहता है, सप्ताह में 2-3 बार तो आपसे मेरा संपर्क हो जाता है। मेरा सौभाग्य है, मुझे ट्रैक पहुंचती है। सच में बहुत दुखद है, बहुत दुखद दिन है। कंगना मैम, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मुझे मालूम है आपकी इनके साथ स्मृतियां हैं कुछ, लता दी के साथ आपके अनुभव भी रहे हैं। मैं जब सुना तो मैं तो उसी टाइम रोने लग गई। हमले ऐसे कैसे चली गई इतना जल्दी, और कैसे बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। वो हमको लता जी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं उनके घर पे जब गणेश चतुर्थी होया था ना, तो उसमें हमने प्रोग्राम किया था उन्होंने। तो फिर मैंने लता जी से कहा जे आप तो पूरा वर्ल्ड में एक ही पीस है जो इतना सुंदर गाती है। तो मुझे कह रही, अरे मैं कहाँ हूँ, आप ही एक ही पीस हो। बोले मैं तो क्लासिकल सिंगर हूँ, बस गाना गाती हूँ। उनके जो भाई साहब थे मृदानंद मंगेशकर जी, वो भी आमिर खान साहब के शागिर्द थे। तो इसीलिए इस बहाने से हम वहाँ गए भी थे, और मेरा गणेश चतुर्थी में उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था। तो मुझे भी सुन के बहुत स्वर सम्राज्ञी लता जी चली गई, सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था कैसे ये हो गया। इतना डॉक्टर लोग क्यों नहीं बचा पाए, लेकिन दुख तो दुख ही होता है, क्या करे, एक दिन तो सबको जाना ही है। तो इसीलिए लता जी के घर पे मैं कई दफे जाती थी, और बहुत उनसे प्यार था मेरा, और प्रोग्राम भी किया था। मुझे बहुत प्यार करती थी जी कंगना जी, हम लोग ने उनको बतौर गायिका देखा है, उनके हाँ। इंटरव्यूज देखे हैं, सुना है, पढ़ा, लेकिन आप उनसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिली हैं, आप जैसा बता रही हैं, घर में भी उनके गई हाँ, हैं, वो भी आपके हाँ, घर कार्यक्रम में पे। आई हैं। थोड़ा सा वो हाँ, अनुभव साझा कीजिए कि व्यक्तिगत रूप से उनके आसपास होना, उनसे मिलना, उनसे बतियाना, ये थोड़ा सा अगर आप शेयर करें प्लीज। हाँ बिल्कुल। वो तो उसे घर पे उधर किसी का जाने का ऑर्डर ही नहीं रहता था, कोई जा ही नहीं पाते थे, लेकिन फोन करके उनके अपॉइंटमेंट लेके हम जाते थे। और हृदयनाथ जी से हमारा अच्छा संबंध था, तो इसीलिए गुरु भाई थे हमारे, तो इसीलिए इस बहाने से हम चले जाते थे। फिर लता जी उसी टाइम मिली थी मुझे, और मेरा एक दफे प्रोग्राम में भी उन्होंने आए थे सुनने के लिए, तो बहुत खुश हो गई थी। और उनके घर पे भी गणेश चतुर्थी में प्रोग्राम रखती थी हर साल, तो उसमें मैं एक दफे गाई थी। तो तब जी खुश खुश हो गए। मेघ मल्हार गाई थी, बोले कितना सुंदर गाती है आप, तो बहुत प्यार किया। वो मीना जी थी, वो थी उषा जी, सभी बहन लोग थे। तो उस बहाने से हमसे बहुत काफी मुलाकात हो जाती थी। तो जी अभी चले गए तो हम लोग को बहुत दुख हुआ, क्यों ऐसा जल्दी चले गए, हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी जल्दी चली जाएगी। कंगना जी, हम एक गायिका के तौर पे उनको याद कर रहे हैं कि वो हम सबके जीवन का अंग रही हैं। उनकी गायकी की जब बात करते हैं तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, जो मुझे लगता है कि बहुत बार घिसा गया है, लेकिन फिर भी आज मैं अपने आप को वहन नहीं कर पा रही उस भावना को, तो मैं आपसे कहूं कि कोई उनका हाँ। पसंदीदा गीत जो आप कभी
बेसाख्ता जिसे आप गुनगुनाती रही हो, जो आपके कानों को बहुत भाता रहा हो बतौर गायिका भी और एक रसिक के नाते, वो आप थोड़ा सा अगर कुछ गुनगुनाएं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। उनका तो मुझे सभी गाना पसंद था एकदम बिल्कुल। और सबसे तो मदन मोहन जी के धुन में जो गाती थी ना, तो बहुत पसंद था। तो मैं भी कभी कभी वो गाती थी। तो भैया ना करो ओ बलवान, भैया ना धरो ओ बलवान, ना करो मोसे रार, भैया ना धरो ओ बलवान, ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, तन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, मचेंगे झनकार, भैया ना धरो ओ बलवान। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। सच में आपने लता दी को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। हम उनके गीतों को सुनते हैं तो एकाकीपन जिसको कहते हैं, अकेलापन या तन्हाई, उनके गीतों ने कभी हमें अकेला नहीं होने दिया, कभी हमें कमजोर नहीं होने दिया। और हम सही इंसान बात। हैं, हमारे भीतर भावनाएं जो हैं वो जागृत रही हैं। शिखा जी, मैं कंगना जी को हमने सुना अभी, उनके अनुभव सुने। मैं शुक्ला सर आपकी तरफ पहले आऊंगी। आप आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं और उसके अलावा सिनेमा से आपका गहरा लगाव है। लता दी, शब्दों की बात हो या भाषा की बात हो, आज हम कहते हैं उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाया, 30,000 से ज्यादा गीत गाए, लेकिन उस समय जब लता बन रही थी, लता मंगेशकर, तो क्या उनके मन में वो जिद थी कि मराठी टच नहीं आना चाहिए, फिर उर्दू, कहा नौशाद साहब, मदन मोहन की वो गजलें, सज्जाद हुसैन हम देखते हैं एक तरफ, गुलाम हैदर, जैसा कि शिखा मैम ने खुद कहा। तो शुक्र सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज जब हमारे जो गायक हैं उनसे जो हम कहते हैं कि वो फिर और फिर में भी अक्सर वो गौर नहीं करते हैं कि क्या अंतर होना चाहिए, ऐसे में आप किस तरह से याद करते हैं लता दी को? पहली बात तो ये कि मैं चाहूंगा, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत, छोटी सी टिप्पणी मैंने आज लिखी, बहुत छोटी सी टिप्पणी है, मैं उसको पढ़ करके शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिलसिलेवार बात उससे हो जाएगी। बतौर कलाकार लता जी बेमिसाल थी, ये समूची कायनात जानती थी और सारा जमाना गम में डूबकर फिर दोहरा रहा है। एक अप्रतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी होने के साथ साथ वे हमारे सामूहिक और निजी दोनों प्रकार के कुछ सर्वोत्कृष्ट अनुभवों की साथी भी थी और रचयिता भी। हमारे संसार के कुछ सबसे पावन और मीठे सुर आज खो गए, पर अपने संगीत की अनुगूंजों में लता जी सदा हमारे भीतर वास करेंगी। ये जो आपने कहा, ये समर्पण की बात है कि आपकी जबान अच्छी हो, आप अच्छा बोलें और अच्छा लिखें। अब जो आपने बात कही, तो एक कहीं मैं प्रसंग पढ़ रहा था कि आएगा आने वाला, जब वो रिकॉर्ड हो रहा था, उस रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के दौरान वहां पर जद्दन बाई जो नरगिस की माता जी थी, नरगिस जी की, और नरगिस दोनों ही मौजूद थी। और वहां वो सुनते सुनते उन्होंने कहा, वो दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई वाह, बगैर क्या खूब कहा है। ये उन्होंने बात कही। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मराठन हो ना, मतलब जद्दन भाई जो है, उन्होंने उनसे कहा कि तुम मराठन हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुम एक दिन बहुत नाम करोगी। जी, मैं थोड़ा सा इस बात को और आगे लेकर चलती हूँ। वीरा मैम, मैं आपकी तरफ आऊंगी अभी। लता दी तो अपने आप में, जैसे कल सबने कहा कि बसंत पंचमी थी, तो फिर उससे भी जोड़ा गया कि वो माँ शारदा का स्वरूप और सरस्वती, और निश्चित रूप से। और लेकिन वीरा मैम, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि आज एक बात बार बार आई कि उनके रफी साहब से संबंध वैमनस से बीच में कुछ समय के लिए रहा, जिसको खुद तौर पर झगड़ा कहा गया। शिखा मैम भी इस बात से सहमत होंगी। फिर ये आया कि उन्होंने राज कपूर साहब के साथ उनका यही रहा, बीच में कुछ और संगीतकार है उनके साथ भी ऐसा कुछ उनका रहा। एसडी बर्मन के साथ भी था कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। इस तरह की चीजें हम सुनते हैं तो कहीं मन में ये बात आती है कि लता दी, जिनको हम कहते हैं सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, मानवता की,
एक स्त्री के नाते जो गरिमा उनके व्यक्तित्व में, हमने देखा कि वो दूसरों को, उनकी आभा, उनका ऑरा इतना ज्यादा कि वो उनकी उपस्थिति भर से लोगों को प्रभावित करता था, उनकी आवाज में वो संस्कार महसूस होता था। ऐसे में उनका जब ये पक्ष सामने आता है तो एक तरफ आप सादगी की बात करते हैं, गरिमा की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व की ये दृढ़ता कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, राज कपूर सरीखे या फिर कोई भी बड़े से बड़े संगीतकार हो या गायक हो, वो अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रखती थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि मैं जो कह रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये जो संगम है मैम, ये हमने बहुत कम व्यक्तित्वों में देखा है, क्या कहेंगे आप? बात इतनी सी है, मेरा ये कहना है, इस बारे में मैं एक छोटी सी लेखिका हूँ और इस बारे में मैंने एक छोटी कहानी लिखी है और वो लता जी को ही लेकर लिखी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हर जना इस बारे में बात करता है कि लता जी जो थी वो अपनी बात दृढ़ता से रखती थी, वो सही है, लेकिन वो अपने से आगे किसी को आने नहीं देती थी। तो मेरा कहना ये है कि वो जो कि छोटे से लेकर के बड़ा बना है, अपनी पूरी उसने मेहनत लगाई है, पूरा काम किया है, पूरी तरह से शिद्दत से काम किया है, वो जब अपने उस पर पहुंच जाता है, उरूजियत के ऊपर, जब वो ऊंचे जगह पर पहुंच जाता है तो उस जगह को कायम रखना भी चाहता है कि नहीं। कोई अगर छोटा सा वॉरियर है, वो लड़ाई करता है, वो करता है, उसके बाद वो राजा बन जाता है, तो आप क्या नहीं सोचती कि वो ये चाहेगा कि वो राजा बना रहे और कोई भी उसकी जगह ना ले। तो इस मामले में मैं लता जी के साथ हूँ हमेशा। अगर उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके अपना लिए वो स्थान बनाया था, तो उनको पूरा हक था कि वो उस स्थान को वो कायम रखें और उसको जो है किसी को उस पर हमला ना करने दें। तो मेरी एक कहानी जो है ऐसे बारे में है, और वो उनका जो अगर किसी से कुछ भी होता था, मनमुटाव होता था, तो वो जब आपस में लोग साथ में काम करते हैं तो मनमुटाव तो होते ही हैं। हम लोग किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपस में मनमुटाव तो होते ही है, तो उनसे भी हुआ होगा। एस.डी. बर्मन से हुआ था, तो लेकिन फिर एस.डी. बर्मन साहब ने उन्हें बुलाया तो वो आ भी गई। मोहम्मद रफी से हुआ तो मोहम्मद साहब के साथ फिर बाद में उन्होंने गाने भी गाए। ऐसा नहीं था कि वो अगर एक बार नाराज हो गई तो हमेशा के लिए हो गई हो। तो ह्यूमन नेचर है, किसी बात को उनको बुरा लग गया होगा और उन्होंने जो अपनी जगह बनाई थी उसके लिए पूरा वो है कि जो वो करती थी वो अपने हिसाब से करती थी, अपना रुतबा था उनका और लोग उसको मानते थे। हम ये कह सकते हैं कि वो जानती थी कि वो क्या है, कौन है, और वो जो कह रही है वो सही है। क्योंकि जो बात आपने कही, सचिन की बात करते हैं तो उन्होंने भी स्वयं उनको कहा कि आओ। राज साहब ने कहा, आज हमने देखा कि राज साहब ने हाथ जोड़ के, लता जी ने खुद करके दिखाई ये बात एक कार्यक्रम में कि अच्छा भाई तुम ही गाओ बॉबी के गाने, तो उनको इस तरह से बुलाया। वही साहब रफी जी, तो कहीं ना कहीं उनकी दृढ़ता जो थी उसको सबने स्वीकारा। चंद्रप्रकाश जी, आपसे मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि वो अश्लील गाने नहीं गाना चाहती थी। राज कपूर से उनका गुस्सा इसी बात पर था कि वो गाना नहीं गाना चाहती थी। वो रजिया सुल्तान की, तो उसमें जलता है बदन जो गीत था, वो गीत हालांकि आज बहुत ही हम उसको पसंद करते हैं, लेकिन उस समय जब पिक्चराइजेशन देखा तो नाराज हो गई थी। इतना खूबसूरत गीत मुझे नहीं मानता कि तुम इस तरह से पिक्चराइज करोगे उसको। तो इस तरह से वो काफी चीजों को लेके काफी क्लियर थी। और मुझे याद आता है कि उनका एक गीत था हेलन जी पर पिक्चराइज था, आ जाने जा। पोर्शन सब कोट कर पाती थी बहुत आसानी से। जी मैम। तो आपने जो कैबरे गाने का भी जो मेंशन किया, इट्स अमेजिंग, यानी ये भी साबित कर दिया उन्होंने मैं ये भी गा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गा सकती हूँ जी। पर उनके जो पसंद थी, यानी पसंद थी गीतों की, वो कुछ और ही शैली के गाने जो उनको अच्छे लगते थे। का जो बाबा का एक कॉम्पोजिशन है, वो तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, वो हमेशा कहती कि दिस इज वन ऑफ माय टॉप 20 फेवरेट्स are उनके, यानी टॉप 20 इस गीत को भी मानती हैं। चंद्रप्रकाश सर, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँ, अगर अभी शुभ सर से बात हो रही थी तो आकाशवाणी का जिक्र आया और मैंने आज ही कहीं सुना कि लता दी ने स्वयं आकाशवाणी के ही एक साक्षात्कार में इस बात का वर्णन किया कि वो के.एल. सहगल की बहुत दीवानी थी, उनको आदर्श मानती थी गायिका के रूप में। तो जब वो 5-6 वर्ष की थी तब से उनको सुनती आई, लेकिन जब उन्होंने रेडियो खरीदा पहली बार तो
उसी दिन के.एल. सहगल जी की मृत्यु की खबर उन्होंने उस रेडियो पर सुनी। रेडियो लेकर आई खरीद कर, उसको जैसे ऑन किया तो समाचार आ रहे थे और उसमें ये खबर सुनने को मिली। तो बोली मेरा मन इतना दुखी हो गया, रेडियो बेकार है, इसको मैं नहीं रखूंगी। तो मैंने अपने बाहर नौकर कोई थे जो पड़ोसी जो भी थे उनको वो दे दिया, इसको ले जाओ यहाँ से। कुछ वर्षों तक मैंने सुना ही नहीं रेडियो को, मुझे रेडियो से आकाशवाणी से ऐसी कोफ्त हो गई। लेकिन फिर मेरी माँ ने समझाया कि आकाशवाणी का इसमें कोई दोष नहीं है, जो खबर आनी थी वो तो आनी, इसमें कोई जोर नहीं है। यानी भावुकता के स्तर पे देखें हम चीजों को किस तरह से जुड़ती है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है चंद्रप्रकाश सर, कि हम जब बात करते हैं कि एक कलाकार के रूप में, एक महिला के रूप में, एक गायिका के रूप में, ठीक है, लेकिन अभी वीरा मैम ने रफी जी का जब जिक्र आया तो बात चली। रफी जी ने 80 के दशक आते आते जब हमने आराधना की बात की, शक्ति सामंता की, तो उस वक्त हमने देखा कि वो, उनको ये समझ में आ गया कि अब मेरा दौर जो है वो खत्म हो रहा है, अब किशोर दा जो है वो आ रहे उभर कर सीन पर सामने, उन्होंने स्वीकारना शुरू कर दिया धीरे धीरे। लेकिन लता दी की जब हम बात करते हैं तो शोभना समर्थित मैं ना भी कहूं, लेकिन नूतन जी, वो खुद कहती है कि नूतन जी पे मेरी आवाज सबसे ज्यादा फपती है, ऐसा उनको लगता था। तनुजा जी से लेकर आज काजोल की जब बात आती है, मेरे ख्वाबों में जो आए, इतना जस्टिस न्याय संगत तरीके से एक गीत को गाना की पीढ़ियां बीत जाती है, लेकिन उनकी गायकी ना तो पुरानी होती है, ना बासी होती है, ना वो हमें लगता है कि बोझिल कर रही है। लेकिन रफी जी, किशोर दा, सुदेश भोसले, बाबुल सुप्रियो, हम देखते हैं जो पुरुष हमारे गायक हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। लता दी ने जो स्थान एक माउंट एवरेस्ट की तरह अपना बना लिया, गायिकाएं नायिकाएं आती रही जाती रही, लता दी वहीं की वहीं रही। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये कहेंगे कि लता जी ने आधी सदी तक साम्राज्य स्थापित किया और अपने इस आधी सदी तक उनके मुकाबले में जो भी आता रहा सबको सहयोग तो उन्होंने दिया ही, लेकिन गायकी में उनका इकलौता साम्राज्य ही रहा। उसमें क्या है कि वो महसूस करती थी कि निर्माता निर्देशक या संगीत निर्देशक या गीतकार या कोई भी हो, वो ये चाहते थे कि उनकी फिल्म में लता का गाना हो। लता का गाना एक सफलता का मापदंड माना गया था और उसके चक्कर में क्या है कि उन्होंने, जैसे मनमुटाव वाली बात थी, तो मनमुटाव तो रॉयल्टी के चक्कर में मोहम्मद रफी साहब से हुई। सुमन कल्याणपुर हालांकि प्रतिभाशाली थी और कहते कि लता मंगेशकर ने ही उनको आगे आने नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो साम्राज्य था उनके गायकी में। उन्होंने मतलब 13 साल की उम्र से गाना शुरू किया और हेमचंद प्रकाश के संगीत निर्देशन में जो महल पिक्चर आई थी उसमें कहा गया कि उनकी आवाज बारीक है या उन्होंने गाना गाएगा, और संगीतकार हेमचंद प्रकाश ने भी कहा कि इनकी आवाज पतली है। और बहुत सी रिकॉर्डिंग होने के बाद भी सन 1950 के अंदर महल में कमाल अमरोही साहब ने ये सोचा कि ये गाना चलेगा नहीं, इसको फिल्म से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर बाद में जब फिल्म में रखा गया और वही उस फिल्म की सफलता का कारण बना। तो उनका जो मतलब वो तो क्या कहना चाहिए कि इनके परिवार में ही संगीत जुड़ा हुआ है। चारों बहनों का संगीत का, लता मंगेशकर अलग फिल्में, आशा भोसले के गीत अलग हैं। आप उषा मंगेशकर का देखिए, प्रतिभावान है, उनके गाने भी लोकप्रिय हुए और संतोषी माता पिक्चर में तो उन्होंने बहुत ही धूम मचा दी। मीना जी ने भी कई गाने गाए। हृदयनाथ मंगेशकर साहब का अलग क्षेत्र है। तो प्रतिभा जो थी वो कहीं रुक नहीं सकती। और लता जी ने तो जो अपनी आवाज का उपयोग किया है वो उनके खुद की मतलब मेहनत का है। आएगा आएगा आएगा। चित्रा जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँ, आपके कुछ निजी अनुभव रहे होंगे लता दी के साथ निश्चित रूप से, क्योंकि बचपन में आप जब उनको देखती होंगी घर आते हुए, और जैसे आपने खुद जिक्र किया कि रसोई में खाना बन रहा है, बड़ी आत्मीयता के साथ, अंतरंगता के साथ ये कुछ क्षण बिताए गए हैं, तो कुछ ऐसे आपके निजी अनुभव रहे हो जो आज आप याद करना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो बस क्या वो जमाना था, मैं बताऊं कि बच्चों को बिल्कुल कहीं आसपास आने नहीं दिया जाता था बड़ों के। मेरी माँ ने एक बार मुझे बताया था कि इतना उन्होंने, तुम्हारे बाबा ने उनको सिखाया, तो वो बहुत यानी ग्रेटफुल थी। और इस बात के लिए उन्होंने लाडली फिल्म जो मेरी माँ ने बनाई थी, उस फिल्म के गानों के लिए बिल्कुल ही कोई एक पैसा नहीं दिया, जो उनका बहुत बड़प्पन था कि उन दिनों में वो जरा नीडी थी, तब नई नई आई थी फिल्मों में, तो पैसे इतने नहीं थे उनके पास।
इतना नहीं कमा रही थी, इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया कि नहीं आप लोगों ने इतना किया है मेरे लिए, मैं पैसे नहीं लूंगी। तब मेरी माँ ने बोला कि मैं उनको उनके लिए मैंने एक पैक सॉलिटेयर डायमंड इयररिंग्स उनको दिए एज तोहफे में। और मैं हमेशा कहती थी माँ दैट मस्ट हैव स्टार्टेड हर रोमांस विद द स्टोन, क्योंकि उसके बाद आप देखते लता जी कितनी शौकीन थी, वो सफेद पैटर्न की साड़ियाँ और डायमंड हमेशा नाक पे वो हमेशा चमकता हुआ एक हीरा और पहनती थी डायमंड, और बहुत फर्स्ट ग्रेस एलिगेंट हमेशा लगती थी। और ये एक अजीब बात है कि सारे संगीतकारों की ख्वाहिश होती थी कि हम अपना पहला गीत लता जी से गवाएं, है ना? तो सही बात, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल शिखा मैम जी। आपको एक बात बताओ कि बाबा उनको लता करके नहीं पुकारते, उनको लती के करके बुलाते थे। तो पहले होता था कि एक दूसरे के रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं और जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं कि अरुण शुक्ला जी ने, वो गाना था सुरिंदर कौर का गाया हुआ, दुनिया से कोई तेरी ससुराल है, घर में ना आता है ना दाल। तो सुरिंदर कौर गा रही थी और लता जी ऐसी गई थी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, तो वो ऐसी बैठी हुई थी। तो बाबा ने उनसे कहा ए लतिके चल उठ, कोरस पतेगा, मराठी में बोला लतिके कोरस पतेगा। तो लता जी खुद कह रही थी कि और हम उठ गए, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम सोलो सिंगर है, हमको कोरस पे नहीं गाना चाहिए, हम उठ के खड़े हो गए, कोरस पे गाया हमने। तो ये एक ह्यूमिलिटी उनकी थी। राजीव सर, हम जब लता दी की बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के अलग अलग आयामों की बात हो रही है, उनकी गायकी की बात हो रही है, और यहाँ पे दो बातें मैं आपसे जरूर कहूंगी अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। कि एक तो ये कि हम आज ही मैं उनको सुन रही थी, कहीं उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे संघर्षों ने मुझे लता बनाया, कि छोटी उम्र में जिन संघर्षों से मुझे गुजरना पड़ा, अगर वो ना होते तो मैं ना होती। दूसरा उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता या जिसको सब मिल जाता है, ये उनके अपने शब्द थे, कि वो पागल हो जाता है, वो एरोगेंट हो जाता है। ये मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जीवन में संघर्ष होना जरूरी है, आपकी सफलताओं के लिए भी, आपके इंसान होने के लिए भी। ये उनकी अपनी एक सोच थी उस उम्र में। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लता दी इतनी छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो जाता है, एक मराठी पृष्ठभूमि से वो आती हैं, बहुत छोटी सी जगह से, और फिर छोटी इतनी बहनों की जिम्मेदारी, माँ भी उनकी बहुत ज्यादा, जिनको एक्सपोजर नहीं था, मराठी रंगमंच और सिनेमा में छोटा सा प्रयास करती हैं उसी उम्र में। शिक्षा उनकी हुई नहीं, मात्र एक दिन वो स्कूल जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं कि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, फाउंडेशन स्ट्रांग थी। गायकी पूरी तरह अपने पिता से वो सीख नहीं पाई। ऐसे में मराठी रंगमंच, मराठी सिनेमा और मराठी संगीत से होते होते वो हिंदी सिने जगत में आती हैं, और फिर एक नई तरह का संघर्ष और टैग उनपे लगता है कि तुम महाराष्ट्रियन हो, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाओगी, उर्दू की तो बात ही क्या। हर जगह पे उनको चुनौतियों का सामना है, जटिलताओं का सामना है, लेकिन वो सिर्फ निखरती नहीं है, वो एक आदर्श बन जाती है, एक मिसाल बन जाती है। ये बात तो अपने आप में स्वतः स्पष्ट है कि जीवन की जो सच्ची उपलब्धियां होती हैं, वो उपलब्धियां संघर्ष, जद्दोजहद और इस रास्ते। उनके पिता जब गए थे तब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942, और उस दौर में उथल पुथल के दौर था, स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा निर्णायक वो पूरा समय था, और उस दौर में उनके पिता चले गए। आप जानते ही हैं कि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, और मध्य प्रदेश, जहां मैं अभी इस समय हूँ जबलपुर में, तो मध्य प्रदेश से भी उनका बड़ा रिश्ता था। मध्य प्रदेश में उनके नाम से पुरस्कार वगैरह भी होता है। हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोज किया गाना है, सुबह फिल्म में आई थी, उसमें हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत निर्देशन है, और उसमें एक भजन है, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तो ये आशा और विश्वास यही होते हैं थाती। और मैं समझता हूँ कि किसी के भी जीवन में इस तरह की जब बात, और जिस तरह का उन्होंने अभाव देखा, जिस तरह के उन्होंने कष्ट देखे, जिस तरह का उन्होंने संघर्ष देखा, मास्टर चटर्जी की फिल्म है, ये गाना है पल भर में ये क्या हो गया, क्या हो गया जी, पल भर में ये लता जी का गाया गाना है, और खूब ऊंचे सुर से शुरू होता है और नीचे आता है, पल भर में ये क्या हो गया। मधुमिता जी, मैं आपका रुख करूंगी। गायकों की बात हो रही, गायिकाओं की बात हो रही है, नए लोगों की बात हो रही है। आपसे अगर समझें कि आप गायिका के रूप में कैसे आज के दिन को याद करती हैं, तो क्या कहेंगे आप? आज आपको क्या बताएं, उनके साथ ना मेरा एक आत्माओं के साथ, उनका जो सुरों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, बचपन से जुड़ी हुई हूँ।
हमने बहुत गुरु के पास सीखे, लेकिन लता जी के एक्चुअली गायकी सीखे। हमारे जैसे बहुत लोग आज जो गाना गा रहे हैं उसमें कैसे शब्द को कैसे बोलना है, उसमें डिक्शन कैसे होना चाहिए, उसमें थ्रो कैसे होना चाहिए, ये जो चीज भाव कैसे, एक गाने की भाव को कैसे एक्सप्रेस करना है, सारे चीज हमने लता जी से सीखे हैं। और बचपन में हमने उनका गाना रेडियो विविध भारती में सुनते थे, और मतलब हमारे तब हिंदी गाने की हमें मिलता नहीं, क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल, तो उसमें हम बंगला गाना उनका सुनते थे। तो बंगला गाने में उनका जो शब्द होता था, वो शब्द इतनी मीठी तरीके से बोलते थे, वो लगता कि वही हम उसको नकल करें। लता जी की उस समय में लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, उनका कोई गाने में कोई रिटेक नहीं होता था, कोई पिच करेक्शन का नहीं था। आज के जमाने में सारे चीज पिच करेक्शन होके आता है, तब जाके इतने सारे म्यूजिशियन के साथ गाने का, वो तो आज के कोई हमें नहीं लगता है कि कोई आर्टिस्ट गा सकते हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा है जो मतलब बांग्ला में भी गाया हुआ है और हिंदी में भी है, उनका बहुत सारे गाना, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। सलील चौधरी जी का गाया, जा रे उड़े जा रे पंछी बहारों के देश जा रे, यहाँ का है मेरे प्यारे, क्यों जगई बगिया मेरे मन की, जा रे उड़े जा रे पंछी बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की, जा रे। न डाले रही ना कली, जब गम की आंधी चली, उड़ी धूल राहों में, जा रे। ये गली है बिरहन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की। वीरा मैम, थोड़ा सा बातचीत उनके विषय में चल रही है, उनके व्यक्तित्व यात्रा के बारे में। तो एक बात वीरा मैम, मुझे कई वर्षों से जो चीज भीतर तक कहीं प्रभावित भी करती रही, सोचने पे मजबूर भी करती रही, वो ये कि लता दी, आप जब बात करते हैं मधुमती की, जब वो गीत गाती है पहाड़ के पास खड़े हो गए, या फिर बात करते हैं जो उनका प्रेम पर्वत का गीत, वो सूची तो खैर मुझे लगता है कहीं थमती ही नहीं है, और हम उनका कोई भी गीत उठाकर देखते हैं तो एक अलग ही तरह का उसमें रोमांटिसिज्म भी है, रस भी है, भाव भी है। और आप किसी भी हीरोइन की जो बात करती हैं, आप साधना को जहन में ले आइए, आप वहीदा रहमान को ले आइए, आप वैजंती माला को ले आइए, आप नूतन को ले आइए, तनुजा को ले आइए, आप चलते चले जाइए, चेहरे बदलते जाते हैं, आवाज जो है वो अपना प्रभाव वैसा ही रखती है। मेरा प्रश्न आपसे ये है यहाँ पर कि लता दी, खूबसूरती की बात आप करें, आप रोमांस की बात करें, भाव अभिव्यक्ति की बात करें, निजी जीवन में ऐसा हमने नहीं देखा, उन्होंने विवाह भी नहीं किया, और बहुत ऐसी कोई कभी उनके व्यवहार में, जैसे आशा ताई को हमने देखा कि वो पहनने ओढ़ने में उनका एक कहीं ना कहीं वो एहसास आता था। लता दी को हमने हमेशा देखा साड़ी में, और वो भी पल्लू बड़े करीने से वो रखती थी, उनकी अपनी शैली, अपना अंदाज था। तो व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्ति इतना रिजर्व्ड हो, इतना नियमों के साथ चलने वाला हो, और जब गायकी का उनका विस्तार देखते हैं हम, तो वो कैनवस इतना बड़ा है कि सारा लगता है कि समंदर उसमें समा जाए। किस तरह देखती हैं? मैं तपस्या, मैं बहुत देर से अपन बात कर रहे हैं, उनकी इतनी सारी बातें हैं उनके बारे में कि हम शायद पूरी रात बातें करते रहेंगे तो भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, इतना मेरी तरफ से कहना चाहती हूँ कि लता जी एक आम आदमी के लिए क्या थी, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं अपनी बात करना चाहती हूँ लता जी के साथ मिलकर के। लता जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक इतिहास और एक कैलेंडर की तरह थी। हम लोग कोई बात याद करते थे कि हमें सन में पैदा हुआ था, तो हम याद करते थे कि अरे उस सन में जब लता मंगेशकर का आएगा आने वाला आया था, यानी 48-49 में,
तब जो है ना ये बच्चा पैदा हुआ था, यानी इस तरह से हम जो थे हिसाब लगाते थे। तो लता मंगेशकर हमारे जीवन में किस तरह से एंटर कर गई थी, इसके बारे में जानिए। हमारी बहन जो थी वो कहती थी कि आज तक कोई भी इस तरह से नहीं गा पाया जैसे लता गाती है। तो हम लोग पूछे थे वो कैसे, तो बोले एक गाना था जो शायद आप लोगों को याद होगा, एक गाना था, कोई प्यार की बोली बोल गया, मेरा नरम करेजुआ डोल गया। तो वो हम लोग ये कहते थे, ये जो करेजुआ वो बोलती है ना, उससे वो वाकई इतना नरम हो जाता है करेजुआ कि हम लोग सब जो है ना उसके अंदर डूब जाते हैं। तो ये एक आम आदमी के साथ लता मंगेशकर का क्या रिश्ता था, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर जन हर एक से कहते, कोई भी गाना गाते थे, अरे तुम अपने आप को लता मंगेशकर समझती हो क्या? मतलब ये एक जो था ना, ये फ्रेज बन गया था कि अगर तुम कुछ भी गड़बड़ गा रही हो तो तुम जो है चुपचाप रहो, तुम अपने को लता समझती हो क्या? तो ये सब बातें हैं जो हम लोग हमेशा याद करते हैं। और मेरा एहसास ये है कि मैं जब भी पुराने गाने सुनती हूँ, हर गाने के साथ मेरा कोई एसोसिएशन है कि ये गाना है जब वो गाती थी तब जो है हम लोग किस जगह पर थे, हमारे फादर जो थे जगह जगह ट्रांसफर होते रहते थे, तो हम लोग जानते थे अच्छा जब हम सावर में थे तब उस समय ये गाना आया था। जब पहली बार हमारे यहाँ रेडियो आया था तो ये गाना लता मंगेशकर का ये वाला गाना बजा था। तो ये इस तरह से लता मंगेशकर हमारे जीवन में पूरी तरह से इस तरह से घुल मिल गई थी जैसा और कोई भी नहीं हुआ। किसी जमाने में सहगल इसी तरह से हमारे जीवन में घुले हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी आया तो वो लता मंगेशकर थी। तो आज इसीलिए इतना रोना क्यों आ रहा था, इसलिए कि वो जैसे she was a part of my life and she has suddenly left us। उनके सॉरी नहीं मैम, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। और आपके विषय में हम सब जानते हैं, आप और सर, आपके हस्बैंड जो हैं, दोनों के साथ ये बात रही कि मैं बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी शेयर करना चाहूंगी। मेरा सौभाग्य रहा आप दोनों से बार बार मिलने का, आपके घर आके भी आपको इंटरव्यू करने का। लेकिन उससे इतर एक पक्ष जो मैंने जाना कि इतना शैदाई, जब हम दीवानगी की बात करते हैं और कहते हैं कि हम सब संगीत प्रेमी हैं, तो आपके साथ हमने देखा वर्षों तक आपके घरों में जो महफिलें रही के.एल. सहगल को समर्पित, और लता दी की तो वो आदर्श रहे, तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हैं। और निश्चित रूप से प्रेम को बयां करने के लिए आपको मंच की आवश्यकता नहीं होती, भावनाएं दिल से आती हैं। उनके अंदर एक ऐसी सादगी थी, ऐसी इस सादगी की प्रतिमा थी वो, जो और कोई भी सिंगर्स हैं इतने सारे उनमें किसी में दिखाई नहीं देती, और शायद ऐसा आगे कोई होगा भी। तो मैं चंद्रप्रकाश सर आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी यहाँ पर। अभी मधुमिता जी जो बात कह रही थी, एक ये बात बहुत अजीब सी है कि हमने वर्षों तक, दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि लता दी के गीत गा गा के कितने मंचों पर कितने लोगों का रोजगार जो है, घर का चूल्हा जो है, उन्हीं के गीतों को गाकर चलता आया है। चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो अपकमिंग जितने आर्टिस्ट रहे हो 60, 70, 80 के दशक, 90 के दशक और आज तक, बहुत से लोग जो है उन्हीं के गीतों को गाकर अपने ग्रुप चला रहे हैं, अपने म्यूजिकल उनके बैंड चल रहे हैं, और छोटे छोटे शहरों में, जिलों में, क्षेत्रों में लोग अपना घर चला रहे हैं, उनके चूल्हे, उनके परिवार पल रहे हैं, जल रहे हैं, चल रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब लता दी की भूमिका और उनका योगदान जो है आम समाज के लिए भी, किस तरह देखते हैं उसको आप? लता जी के नाम पे उनके योगदान को देखते हुए, उनकी जो मेहनत थी, उनकी नकल करके आज के युग में जिसने मतलब लगभग 5 पीढ़ियों को अपने गायन से प्रभावित किया है, तो उनके नाम पे रोजगार करना, उनके गीत गा के, अब जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो बहुत से लोग गाने आते हैं, तो वो रफी के गाने भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। तो लता जी ने हर क्षेत्र के गाने गाए, चाहे अल्हड़पन में हो, चाहे किशोर अवस्था के हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था के हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो। तो उनके योगदान को लोगों ने आत्मसात कर लिया, अपने में संभाल लिया, और उसको उन्होंने ऐसी तरकीब बनाई कि अब जैसे सुमन चौरसिया जी हैं, वो मतलब इतने प्रभावित रहे कि उनके सारे गीतों के रिकॉर्ड अपने संग्रहालय में किए। ऐसे मतलब उनके नाम पे कई संस्थाएं चल रही हैं, कई श्रोता संघ चल रहे हैं, कई क्या है।
तो और कहना कि माध्यम तो जिसको भी जरूरत होती है वो उसके नाम से कमा खाने के चलता है, तो इसमें तो कोई बुराई तो है नहीं, सब मतलब उनकी कोशिश है, उनका महत्व है, उनके योगदान को और आगे बढ़ाना करना। जी बिल्कुल। अभी मधुमिता जी, राजीव सर जो अभी बात कर रहे थे, अगर बांग्ला गीत वो आप सुना पाए प्लीज थोड़ा सा। कंगना मैम थोड़ा सा हम सुना देते हैं प्लीज। जी स्वागत। নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়, নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়, কুলায় যেতে যেতে কি যেন কাকলি আমারে দিয়ে যেতে চায়, নিঝুম সন্ধ্যা। तो अब बातचीत को थोड़ा समेटने के लिए हम आगे चलेंगे। अंत में बस मैं राजीव सर आपसे कहूंगी, आप जो बात कर रहे थे कि अंत में कुछ पंक्तियां आप सुनाना चाह रहे थे, तो उसके साथ ही फिर हम आज हाँ, मुझे आज एक लेख पढ़ने को मिला जो पंडित कुमार गंधर्व ने लता जी पर लिखा। मराठी में मूल रूप से लिखा गया था और फिर वो उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ और वो पाठ्य पुस्तक में भी लगा है। बड़े गुलाम अली खान साहब का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि कमबख्त 3.5 मिनट में वो बात जादू पैदा करती है, ये बड़ा मशहूर एक वाक्य है, कहा जाता है। तो पंडित कुमार गंधर्व का वो मैं वही कह रही थी कि वो कहते थे ना कि कमबख्त कभी बेसुरा नहीं होती है, बेसुरी नहीं होती है, बड़े गुलाम अली खान ने कहा था उनके बारे में यही ना। अच्छा, दूसरे एक चीज ये है कि यतीन्द्र मिश्र जिनकी किताब लता सुरगाथा पर उनको सिनेमा पर लेखन का जो राष्ट्रपति का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया जाता है, तो वो यतीन्द्र मिश्र की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें कहने के सुनने के लिए हैं। मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा नूतन के बारे में, मुझे लता जी का एक इंटरव्यू मुझे पढ़ा याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वैसे तो सभी गायिकाओं के लिए गाने का सुख अपने आप में रहा और चुनौती भी रही, पर उन्होंने जो उस इंटरव्यू में कहा था कि सायरा बानो के लिए मुझे लगता था कि उनकी जो आवाज है उसके साथ मेरी आवाज जो है बहुत स्वाभाविक रूप से मैच करती है। आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा इस पर जोड़ती चलूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। यतीन्द्र मिश्रा जी का आपने जिक्र किया, जब ये किताब आई तो शिखा मैम, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं उनके रिव्यू में थी, वहां पर IGNC में हुआ था एक कार्यक्रम। यतीन्द्र जी को मैंने सामने सुना और उन्होंने इतने रोचक ढंग से लता जी के जो अनुभव बताए, हमें लगा कि हम लता जी साक्षात हमारे सामने बैठी हैं, हेमा जी को लेके और सायरा जी को लेके, ये सारी बातें। और आपने जो सर कहा सायरा बानो वाली बात, तो मुझे नूतन जी का इसलिए याद रह गया क्योंकि लता जी ने स्वयं ये बात कही थी, और शायद यतीन्द्र जी वाले उसमें था कि नूतन जी ने एक फिल्म में सितार बजा रही थी वो, तो बोले सबसे जस्टिफाई किया मेरे गीतों को। हाँ जी, उन्होंने नूतन जी का जिक्र इस ताल्लुक से किया सर कि मेरे गीतों को जस्टिफाई करने की दृष्टि से सबसे सुंदर नूतन गाती हैं कि लगता है कि मेरा गीत कोई गा रहा है, ये ऐसी कोई बात उन्होंने कही थी। जी, मैं कह रहा था यतीन्द्र जी की एक दो पंक्तियां मैं पढ़ूंगा अब जो उससे, और उसके बाद एक दो पंक्तियां मैं प्रियदर्शन जी के उससे पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि वो यतीन्द्र जी जो लिखते हैं उसका एक अंश है, उनकी आवाज से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नए नक्शे से नहीं बल्कि सुर और रागिनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। एक ऐसी सलोनी निर्मिति जिसमें सुर का चेहरा दरअसल भावनाओं का चेहरा बन जाता है। कुछ कुछ उसी तरह जैसे बचपन में परियों की कहानियों में मिलने वाली एक रानी परी का उदारता और प्रेम से भीगा हुआ व्यक्तित्व हमको सपनों में भी खुशियों और खिलौनों से भर देता था। ये और भी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। और अब मैं प्रियदर्शन जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा, उसका शीर्षक देखिए कितना सुंदर है, उन्होंने हम माटी के पुतलों को सांस लेते मनुष्यों में बदला। देखिए कितना सुंदर शीर्षक दिया है। और इसमें वो लिखते हैं, बहुत सी उन्होंने बातें लिखी हैं कि उनके होने से क्या क्या होता, पर वो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, और लता मंगेशकर न होती, ये वीरा जी आपने भी कहा हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, तो उस संदर्भ में भी देखिएगा, और लता मंगेशकर न होती तो हिंदुस्तान की लड़कियां कैसी होती। इस आवाज ने हिंदुस्तान की लड़कियों को गढ़ा, जिस दौर में वे घरों से निकल नहीं सकती थीं, बचपन में ब्याह दी जाती थीं, उम्र भर पति की इच्छाएं पूरी करने में गुजार देती थीं, और बुढ़ापे में अपनी बीमारी की उपेक्षा करती हुई एक दिन गुजर जाती थीं। उस दौर में उन्हें लता मंगेशकर के गीतों ने जीने के बहाने दिए, जीने की वजह दी, जीने लायक तसल्ली और राहत दी, जीने का सलीका भी दिया। इन गीतों के सहारे वे चुलबुली बहनें बनी, प्यारी भाभियां बनी,
ममतामयी माएं बनी, आज्ञाकारी बेटियां और बहुएं बनी। इन्हीं गीतों के बीच उन्होंने शादियों और होली दिवाली के त्योहारों के सुख लिए और इन्हीं गीतों की छाया में उन्होंने प्रेम करना, विद्रोह करना और घरों से भागना भी सीखा। ये हिंदी सिनेमा न होता और उसमें लता मंगेशकर के गीत न होते तो हमारी स्त्रियों की दुनिया शायद उतनी जीवंत और बहुरंगी न होती जितनी आज है। रिश्ता था, बहुत बिल्कुल बहुत सही उनको बात नमन, है। उनको श्रद्धांजलि। गीत जो है वो हमारी संवेदना का इतिहास है। किसी भी समय के समाज को देखना हो तो उसकी संवेदना को हम गीतों के माध्यम से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो लता दी ने कई पीढ़ियों को महसूस करने का जज्बा हमें गीतों के माध्यम से दिया है। हम जब चाहे 50 के दशक में, 40 के दशक में पहुंच सकते हैं, उन पलों को पुनः पुनः जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं। उनका योगदान शब्दों से बहुत परे है, शब्दों में हम बांध नहीं सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ अंत में, सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, ये हमने बहुत जुमला बहुत लोगों के लिए सुना, लेकिन मुझे याद है लता दी के आने के बाद जिया बेकरार है, जिया आज भी हमारा बेकरार है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतेगा, 24 घंटे का जो एक क्रम होता है कि सूरज जाए चांद आए और उसमें हम लता दी की आवाज ना सुने, फिर चाहे वो ऑटो वाला भैया हमारी सड़क के पास से गुजर के जा रहा हो, चाहे हम बस में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, रेडियो चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, उनका जिक्र हो रहा हो, आइडियल किसी प्रोग्राम में उनकी बात हो रही हो, लता दी की आवाज के बिना हम भारतीयों का कभी पूरा दिन 24 घंटे का पूरा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ मैं शिखा जी, राजीव कुमार शुक्ला सर और मधुमिता जी, आपका, कंकना बैनर्जी जी इस समय हमारे साथ नहीं है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वीरा मैम, आपका भी बहुत आभार, आप हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। चंद्रप्रकाश माथुर सर, आपको तो मैं क्या कहूँ, आप सच में, मैं कहूंगी प्रतिदिन आप मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और मधुमिता जी, आज आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे समय निकाला, मैं अब धन्यवाद मैं क्या करूंगी आप लोगों का, लेकिन लता जी को आज हमें याद करना था, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा एक कार्यक्रम कराया और इन बड़े बड़े कलाकार व्यक्तित्व से हमें मिलाए, हम बहुत बहुत नमन करते हैं। आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ, आपने जो अभी बोला उसके बारे में, किसी ने कहा है, ये लोग कहते हैं कि नौशाद ने कहा है, पर नौशाद साहब अंग्रेजी शायद नहीं बोलते थे, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, इंडिया थ्रॉब्स इन लता's वॉइस। क्या बात है, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार लता जी को, हम सबका नमन।